हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। तो आज हम पढ़ने जाने वाले हैं लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट का चैप्टर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे रूटीन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो अब आगे हैं हम क्लिपिंग पर। क्लिपिंग क्या होता है? क्लिपिंग इज डन टू रिमूव द हेयर कोट ऑफ एनिमल्स। क्लिपिंग किस लिए की जाती है? ताकि जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके हेयर्स को हटा सकें। इन शीप शीयरिंग इज डन टू क्लिप द वूल। जो भेड़ें होती है ना, उनमें बालों को हटाने के लिए क्या किया जाता है? उनको शीयर किया जाता है, शीयरिंग की जाती है। पिग्स आर जनरली नेवर क्लिप्ड एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। कुछ चुनिंदा कामों के लिए, जैसे कि हम मेले में ले जाना हो गया या फिर मार्केट में ले जाना हो गया, उन पर्पसेस के अलावा पिग्स को नॉर्मली क्लिप नहीं किया जाता, यानी कि पिग्स के बालों को नॉर्मली नहीं काटा जाता। काउज आर रेयरली क्लिप्ड। जो काउज होती है ना, वे बहुत रेयरली क्लिप्ड होती हैं। काउज आर रेयरली क्लिप्ड। जो काउज होती है ना, उनके बाल बहुत कम काटे जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर लाइवस्टॉक शो पर्पजेज और मार्केट और मेडिकल रीजंस। लेकिन कब काटे जा सकते हैं? अगर उसको लाइवस्टॉक शो के लिए ले जाना हो तब काटे जाते हैं, या फिर मार्केट ले जाना हो तो काटे जाते हैं बेचने के लिए, और मेडिकल रीजन, या फिर उसको कोई मेडिकल रीजन है, जैसे कि कोई स्किन का इन्फेक्शन है और बाल काटने पड़ सकते हैं उस वजह से। हेयर क्लिपिंग इन डायरी एनिमल्स फ्रॉम हाइंड क्वार्टर्स इज डन टू प्रिवेंट हेयर फॉलिंग ऑफ लूज हेयर्स इन मिल्क। जो डेयरी एनिमल्स है ना, उनके पीछे का जो क्वार्टर है ना, यानी कि पीछे वाला आधा भाग होता है ना, उस पर क्लिपिंग की जाती है, यानी कि वहां के बाल काटे जाते हैं। क्यों काटे जाते हैं? ताकि हम जो दूध निकालते हैं ना, उसमें हेयर फॉलिकल्स ना गिर सके, हेयर ना गिर सके उस दूध में। इन ब्रीडिंग बुल्स, जो ब्रीडिंग बुल्स होते हैं ना, प्रीप्यूबियल हेयर शुड बी क्लिप्ड। जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं ना, वे क्लिप किए जाते हैं पीरियोडिकली टू इंप्रूव सीमन क्वालिटी एंड टू अवॉइड इन्फेक्शन। और क्यों काटे जाते हैं पीरियोडिकली? ताकि जो उसके वीर्य की गुणवत्ता है ना, वो इंक्रीज हो सके और उसको कोई इन्फेक्शन भी ना हो। रिंगिंग ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स है ना, उनकी नाक में एक रिंग पहनाई जाती है, उसी को हम रिंगिंग कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, द रिंग इज ए सेफ गार्ड इन हैंडलिंग द एनिमल। जो रिंग होती है ना, वो एक सुरक्षा कवच की तरह होती है किसी जानवर को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए। एवरी बुल एंड बुलॉक शुड बी रिंग्ड इन द नोज। जो हर बैल होता है ना, उसको रिंग किया जाना जरूरी होता है, यानी कि उसकी नाक में एक रिंग डालनी जरूरी होती है। ए बुल एट द एज ऑफ 8 to 12 months ऑफ ऑल्सो रिंग्ड इनटू द नोज इनटू द नाजल कार्टिलेज। एक जो बुल होता है ना, जिसकी एज 8 से 12 महीने की होती है, उसको रिंग किया जाता है, उसको भी रिंग किया जाता है नोज में, नेजल कार्टिलेज में। अब समझो कि नेजल कार्टिलेज क्या होता है। ये मान लीजिए हमारे बुल की नोज है, लेकिन जो ये पार्ट है ना, जो नोज के दो छेदों को बीच से सेपरेट करता है, उसे ही हम नेजल कार्टिलेज कहेंगे। कार्टिलेज एक टाइप से मसल होती है। ए कॉपर रिंग ऑफ अबाउट 2 to 2.5 इंच डायमीटर इज यूज्ड इन यंगर बुल्स। जो छोटे बुल्स होते हैं ना, उनमें कौन सी रिंग यूज होती है? कॉपर की रिंग यूज होती है, जिसका डायमीटर 2 से 2.5 इंच हो। देन इट इज रिप्लेस्ड बाय ए गन मेटल। और बाद में उसे गन मेटल के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा जब वो बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। इफ ए बुल इज द अनट्रूली शुड बी रिंग्ड विद 2 रिंग्स। अगर हमारा जो बैल है ना, वो हमारी नहीं मानता है, बहुत शैतान है, तो उसे 2 रिंग भी पहना सकते हैं। ए पियर्सिंग नाइफ इज यूज्ड टू मेक ए होल इन द नेजल कार्टिलेज। एक पियर्सिंग नाइफ, यानी कि एक छेदने वाला चाकू यूज कर सकते हैं हम नेजल कार्टिलेज में छेद करने के लिए, यानी कि यहाँ पर छेद करने के लिए। देन हुक द रिंग इनटू दिस होल्ड एंड बोल्ट द रिंग। और क्या करेंगे बाद में? जो रिंग है ना, उसको उसके अंदर डालेंगे, जो छेद हुआ उसके अंदर डाल के रिंग को और कस दिया जाएगा उस रिंग को। समटाइम्स द नेजल सेप्टम ऑफ द नोज इज टोर्न एक्सीडेंटली। कभी कभार क्या होता है, जब हम नाक के बीच में छेद करते हैं ना, तो ये पूरा यहाँ से फट जाता है और नेजल कार्टिलेज फट के बाहर आ जाता है। Then to handle the bull, a metal chain or leather holder may be used to handle the animal. अगर ऐसा हो जाता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भी धातु की चेन हो या फिर लेदर होल्डर भी यूज कर सकते हैं एनिमल को काबू में करने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ एज इन कैटल बाय द डेंटिशियन। डेंटिशियन यानी कि बत्तीसी, यानी कि इसका क्या मतलब है? बत्तीसी को देखकर किसी भी कैटल की एज का पता लगाना। तो आगे देखते हैं, देयर आर 2 sets ऑफ टीथ इन कैटल। जो गाय होती है ना, उसमें 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। फर्स्ट सेट विच अपीयर इन अर्ली लाइफ ऑफ एनिमल इज कॉल्ड डेसिडस, टेम्परेरी और मिल्क टीथ। जो पहले सेट होते हैं ना, वो कब आता है? अर्ली लाइफ में, यानी कि पैदा होने के बाद आता है, जिसे हम टेम्परेरी टीथ या फिर मिल्क टीथ या फिर डेसिडस टीथ, यानी कि जिसे हम दूधिया दांत कहते हैं ना, वो आते हैं अर्ली लाइफ में। These teeth are gradually replaced by permanent set of dentition as the animal ages.
जो ये मिल्क टीथ होते हैं ना, जैसे जैसे हमारा जानवर बड़ा होता है ना एज में, वैसे वैसे मिल्क टीथ है ना, दूधिया दांत, वे परमानेंट दांतों से रिप्लेस हो जाते हैं, परमानेंट दांत उग जाते हैं मिल्क टीथ की जगह। द इरप्शन एंड वियरिंग ऑफ इंसीजर्स ऑफ कैटल, जो हमारी गाय है ना उसके इंसीजर, इंसीजर यानी कि आगे वाले दांत होते हैं ना दोस्तों, उसे ही हम इंसीजर कहते हैं। इंसीजर के टूटने या घिसने से हम किसी भी कैटल की एज का पता लगा सकते हैं। यही फैक्ट है ना, एंड दिस फैक्ट इज हेल्पफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ कैटल, और यही फैक्ट है ना हमें किसी भी कैटल की एज का पता लगाने में सहायता करता है। इन कैटल, गायों में 8 इंसीजर आर प्रेजेंट ओनली इन लोअर जा और इन मैंडिबल, जो नीचे वाला जबड़ा होता है ना दोस्तों, उसकी हड्डी को मैंडिबल कहते हैं, और उसमें ही सिर्फ 8 इंसीजर होते हैं। सिर्फ नीचे वाले जबड़े में ही 8 इंसीजर होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में कुछ नहीं होता, दांत नहीं होते ऊपर वाले जबड़े में। ऊपर वाले जबड़े में एक हार्ड पैलेट होता है, एक हार्ड गम होता है। These 8 incisors are classified into 4 sets। जो ये 8 इंसीजर थे ना आगे, इनको 4 भागों में बांटा गया है, 4 सेट बना दिए गए हैं इनके। जैसे कि यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये 8 सेट ये कुछ ऐसे बनाए हुए हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ काफ, जब बछड़े का जन्म होता है ना, देर आर ओनली 2 सेंट्रल इंसीजर्स प्रेजेंट, सिर्फ 2 सेंट्रल इंसीजर प्रेजेंट होते हैं बछड़े के जन्म के समय, जैसा कि यहाँ पर दिखा रखा है, ये बीच वाले 2 प्रेजेंट होते हैं जन्म के समय। When the calf attains the age of 5 to 6 month, और जब हमारा बछड़ा है ना जो वो, और जब हमारा बछड़ा 5 से 6 महीने का हो जाता है ना, then all 8 incisors appear in the lower jaw। जब हमारा बछड़ा 5 से 6 महीने का हो जाता है तो सब के सब यानी कि 8 के 8 जो इंसीजर है ना वो नीचे वाले जबड़े में दिखने लग जाते हैं। एज द एज ऑफ एनिमल इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमारे जानवर की एज है ना वो बढ़ती है, The temporary incisors are replaced by permanent incisor। जो टेम्परेरी इंसीजर है ना यानी कि जो दूध के दांत है ना वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं किनके द्वारा, परमानेंट इंसीजर के द्वारा। इन द स्टार्ट परमानेंट इंसीजर आर स्मॉल बट ब्रोडन, शुरुआत में जो परमानेंट इंसीजर आते हैं ना वे क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, बट ब्रोडन एज द एनिमल एजेस, लेकिन जैसे जैसे हमारे जानवर की एज बढ़ती है ना वैसे वैसे में बड़े होते जाते हैं, ब्रोडन होते जाते हैं, चौड़े होते जाते हैं। ये लाइन आप याद मत करना दोस्तों, इसकी जगह ये लिख लेना सिर्फ 4 अक्षर, ये आपको आसान पड़ेगा। एट द एज ऑफ 10 मंथ, जब हमारा बछड़ा 10 महीने का हो जाता है ना, 2 सेंट्रल इंसीजर्स शो साइन ऑफ वियरिंग। जो 2 सेंट्रल इंसीजर है ना वे हिलने के साइन देंगे या फिर टूटने के साइन देंगे। जो सेंट्रल इंसीजर यानी कि ये 2 सेंट्रल इंसीजर है ना ये टूटने के साइन देंगे। एट द एज ऑफ 15 मंथ, जब हमारा बछड़ा 15 महीने का हो जाएगा, 2 सेंट्रल सेट्स ऑफ इंसीजर शो साइन ऑफ वियरिंग। जो 2 सेंट्रल सेट है ना इंसीजर के वे टूटने के साइन देंगे। सेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ा। तो 2 सेंट्रल सेट ऑफ इंसीजर में क्या होंगे, 4 दांत होंगे यानी कि 2 जोड़े होंगे। तो ये क्या होंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 दांत क्या होंगे, 15 महीने की एज का होगा ना जब हमारा बछड़ा, तब ये 4 दांत साइन देंगे टूटने के। एट द एज ऑफ 18 मंथ, जब 18 महीने का हो जाएगा ना हमारा बछड़ा, ऑल टेम्परेरी टीथ आर फ्लैटेंड, जो सारे के सारे टेम्परेरी टीथ है ना, मिल्क टीथ है ना, वो सारे घिस जाएंगे। आगे है एट द एज ऑफ 2 इयर्स, जब हमारा बछड़ा 2 साल का हो जाएगा, 2 सेंट्रल परमानेंट इंसीजर रिप्लेस द टेम्परेरी इंसीजर। जो 2 सेंट्रल परमानेंट इंसीजर होंगे ना वो रिप्लेस कर देंगे टेम्परेरी इंसीजर को, यानी कि 2 सेंट्रल मतलब ये 2 सेंट्रल इंसीजर है ना ये परमानेंट हो जाएंगे टेम्परेरी की जगह। एट द एज ऑफ 3 इयर्स, जब हमारा बछड़ा 3 साल का हो जाएगा ना, 2 सेंट्रल सेट ऑफ परमानेंट इंसीजर रिप्लेस द टेम्परेरी इंसीजर, यानी कि 3 साल का हो जाएगा ना जब हमारा बछड़ा, तो 2 सेंट्रल सेट रिप्लेस हो जाएंगे परमानेंट इंसीजर से। एट द एज ऑफ 4 इयर्स, जब हमारा बछड़ा 4 साल का हो जाएगा, कॉर्नर इंसीजर विल बी रिप्लेस बाय द परमानेंट इंसीजर। 4 साल का हो जाएगा तब क्या होगा, जो कॉर्नर इंसीजर है ना यानी कि ये इंसीजर है ना ये रिप्लेस हो जाएंगे परमानेंट इंसीजर से। एट द एज ऑफ 5.5 to 6 इयर्स, जब हमारा बछड़ा 5.5 से 6 साल का हो जाएगा ना, एंटायर 8 इंसीजर्स डेवलप इन देयर फुल साइज। जो सबके सब इंसीजर है ना वे सारे डेवलप हो जाएंगे उनके फुल साइज में, मतलब जितना डेवलप होना था उतना हो लेंगे। एट द एज ऑफ 6 to 7 इयर्स, जब हमारा बछड़ा 6 से 7 साल का होगा ना, सेंट्रल पेयर परमानेंट इंसीजर डेवलप। जो सेंट्रल पेयर है ना यानी कि ये जो है ना ये डेवलप हो जाएंगे, मतलब परिपक्व हो जाएंगे। एट द एज ऑफ 7 to 8 इयर्स,
फर्स्ट इंटरमीडिएट परमानेंट इंसीजर्स डेवलप, जब हमारा बछड़ा 7 से 8 साल का होगा ना, फर्स्ट इंटरमीडिएट परमानेंट इंसीजर डेवलप होंगे। फर्स्ट इंटरमीडिएट कौन से होंगे दोस्तों? ये जो पहली बार इंटरमीडिएट है ना, पहले के पास इंटरमीडिएट है, वे डेवलप हो जाएंगे। आगे क्या है, एट द एज ऑफ 9 to 9.5 ईयर्स, 9 से 9.5 साल का होगा ना जब हमारा बछड़ा, तो क्या होगा, सेकंड इंटरमीडिएट परमानेंट इंसीजर डेवलप। जो सेकंड इंटरमीडिएट परमानेंट इंसीजर है ना वो डेवलप होंगे। सेकंड मतलब कॉर्नर से एक साइड वाले, कॉर्नर से एक साइड वाले, ये वाले। एट द एज ऑफ 11 ईयर्स, जब हमारा बछड़ा 11 साल का हो जाएगा, कॉर्नर परमानेंट इंसीजर्स गेट वोर्न आउट एंड बिकम शॉर्टर ड्यू टू वियर एंड टियर। जो कॉर्नर के परमानेंट इंसीजर है ना, यानी कि ये वाले जो इंसीजर है ना कॉर्नर वाले, वो क्या होंगे, घिसने के साइन देंगे। बाय द एज ऑफ 12 ईयर्स, जब हमारा बछड़ा 12 साल का हो जाएगा ना, डेंटल टेबल बिकम्स स्क्वायर, जो उसकी बत्तीसी होगी ना वो स्क्वायर हो जाएगी इंस्टेड ऑफ ओवल, इसकी जगह ऐसी हो जाएगी। एंड टीथ स्टैंड अपार्ट लिविंग स्पेस इन बिटवीन देम, और जो दांत होंगे ना उसमें स्पेस आने लगेगा, मतलब ऐसे कुछ दिखने लगेंगे, इनके बीच में स्पेस आने लगेगा। आफ्टर 12 ईयर्स एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ एनिमल बिकम्स डिफिकल्ट प्रैक्टिकली। 12 साल के बाद क्या होगा, किसी भी जानवर का उसकी बत्तीसी को देखकर उसकी एज का अंदाजा लगाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा। मतलब असल में हम ऐसा नहीं कर सकते कि 12 साल के बाद उसकी बत्तीसी को देखकर उसकी एज पता लगा ली। एंड द प्रोडक्शन लाइफ ऑफ डेयरी कैटल इज लॉस्ट, जब तक हमारा बछड़ा है ना वो 12 साल तक होता है ना, तब तक उसकी जो डायरी कैटल की प्रोडक्शन है ना वो लॉस्ट हो चुकी होती है। अगर हमारी गाय है ना तो वो दूध देना बंद कर देगी, अगर बैल है ना तो वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर देगा 12 साल के बाद, तो वो हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा, इसीलिए उसकी प्रैक्टिकली एज मापना संभव नहीं है। तो आई होप कि आप सबको पढ़ने में मजा आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।